अभी तक जब तक रूल्स नहीं निकले तो वर्बल डायरेक्शंस के ऊपर वो पीआरसी लिया जाता है और पीआरसी के बिना अभी भी कोई रजिस्ट्री सेल डीड रजिस्टर नहीं की जाती। जम्मू कश्मीर में लैंड रजिस्ट्रेशन अभी भी एक मसला बना हुआ है। पुराने ज़मीन के कानूनों को रिपील किया गया, नए ज़मीन के कानून लाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति लैंड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पुराने लैंड एक्ट हैं वो तो ख़त्म कर दिए गए, नए लैंड एक्ट आए हैं। इन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून अभी तक नहीं बनाए गए हैं, रूल्स अभी तक नहीं बनाए गए हैं। तो जब आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं या कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है तो किन कानून के तहत जो रजिस्ट्री है वो हो रही है? देखिए, इन इश्यूज़ लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने अफसर से बात करने की कोशिश की और उनकी बात में भी ये चीज़ आई कि जो वो अभी कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है, क्योंकि अभी उनको ये कहा जा रहा है क्योंकि 26 अक्टूबर 2020 को जो नए स्टेट लैंड लॉज आ गए उसके तहत जो पुराने लॉज ख़त्म हो गए और लैंड एलिनेशन एक्ट 1995 का वो भी रिपील हो गया। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, सरकार ने ये कहा था कि जो एक एग्रीकल्चर लैंड है वो कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं ले सकता, लेकिन जो 1995 का लैंड एलिनेशन एक्ट है उसमें यह प्रोविजन था भी अगर वो उसका टाइटल उसका यूज़ चेंज करता है, क्योंकि कई बार किसी को ज़रूरत है अगर अपने घर बनाने के लिए यूज़ है, अपना घर में कोई फंक्शन बेटी की शादी करनी है तो उसमें से कुछ पोर्शन 10-15 मरले बेच सकता था, उसमें प्रोविजन था और उसमें बिल्डिंग का नक्शा से बीच में लगता था या प्लांट का नक्शा लगता था, वो बेचने का प्रोविजन था। लेकिन अभी जब अफसर्स अपने सीनियर्स को पूछते हैं कि हम अभी एज ऑन डेट जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो किस एक्ट के तहत करें, क्योंकि रूल्स नहीं है हमारे पास। 26 अक्टूबर में सरकार ने यह कहा था कि आज के बाद एक बोर्ड बनेगा जिस बोर्ड में हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है हमारे वो इसके चेयरमैन होंगे। वो डिसाइड करेंगे अगर लैंड यूज़ चेंज करना है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने घर की थोड़ी बहुत 10-15 मरले ज़मीन बेचना चाहता है तो बेचनी है, उसका कैसे उसको लेवी कितना इम्पोज किया जाएगा, क्या चार्जेस किए जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा बोर्ड नहीं बना और ना ही ऐसे कोई रूल्स नहीं बने हैं। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ जो ये कर रहे हैं टोटली इलीगल है, क्योंकि 1995 का एक्ट जब नहीं है तो ये एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ टाइटल चेंज नहीं कर सकते। आज के टाइम में एग्रीकल्चर लैंड की ही अगर बात करूं, क्योंकि जो पिछला एक्ट था उसमें यह भी कहा गया था कि खत्री, महाजन, सरदार जो है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद या बेच नहीं सकते जम्मू कश्मीर में। इस टाइम पर क्या यही दिक्कतें जो है वो लोगों को आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये दिखते हैं और मैं समझता हूँ अगर ज़मीन किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है, जब किसी के घर में कोई बीमार होता है या खुशी का कोई अगर किसी ने बच्चे की शादी करनी है, इन दो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने अगर किसी के पास 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल ज़मीन है, एग्रीकल्चर है बेशक, उसमें से वो ज़रूर बेचना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास सोर्स नहीं है इनकम का तो वो लैंड बेच के ही अपने घर का दुख सुख में वो उसको इस्तेमाल करता है। अगर आप सरदारों को मना कर देंगे, सरदार किसी के कोई गरीब आदमी है उसकी बेटी की शादी है तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ से मकान बनाएगा या कहाँ से बेटी की शादी करेगा। और जो महाजन है, क्या महाजन एक एग्रीकल्चर नहीं ले सकता? ये कौन सा तरीका है? महाजन को भी किसी को बीमारी हो सकती है, कोई कैंसर पीरियड तो हो सकता है, किसी के बेटे की शादी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो ज़मीन इसलिए होती है दुख सुख के वक्त इंसान की चीज़ काम आती है, अगर वो काम नहीं आई तो उसका पर्पस नहीं रहता। तो मैं समझता हूं। लेकिन बलविंदर जी, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जब ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप एग्रीकल्चर लैंड को जम्मू कश्मीर में बेच नहीं सकते, तब तो ये कहा जा रहा था कि ये इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है कि जो खतरा लोगों के माइंड में है कि अब हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, ये इंश्योर करने के लिए ये कदगन लगाई गई है कि आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं बेच सकते, क्योंकि सरकार की फिगर्स ये कह रही थी कि 90% लैंड एग्रीकल्चर है। तो ये कानून जो लाया इसलिए गया था कि ताकि लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं उन्हें केटर किया जा सके। आप कह रहे हैं कि अब ये कानून आने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो चीज़ उन्होंने कही, भाई बाहर के लोग जो आएंगे परचेज करेंगे वो ज़रूरी नहीं एग्रीकल्चर ही परचेज करेंगे, वो दूसरी रेजिडेंशियल एरिया भी यहाँ परचेज करते हैं। अगर कश्मीर में आज आप देखते हो किलिंग हुई तो उसने बेचारे ने एक रेजिडेंस परचेज किया था, एक वो पिछले 30 साल से वहाँ रह रहा है, नॉन स्टेट स्टेट था, अभी उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया और वहाँ परचेज किया, वहाँ भी कंट्रोवर्सी आ गई और उस बेचारे की उसको मार दिया गया वहाँ पर। ये प्रॉब्लम है। जैसे आपने राइडर लगाया लेह लद्दाख में यूटी बनाने के बाद लगाया, मैं समझता हूँ वो राइडर पूरी अब कश्मीर में भी लगना चाहिए, जम्मू में भी लगना चाहिए। राइडर 2 यूटी बना लिए हैं, अगर लद्दाख में वो राइडर आप लगाते हो तो जम्मू में वो राइडर क्यों नहीं? जॉब्स के लिए राइडर आप लद्दाख में लगाते हो तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अलग अलग स्टैम्प 2 ड्यूल यार्डस्टिक आप क्यों रखते हो? जो यार्डस्टिक आपने कश्मीर में रखी है वही आपको जम्मू में रखनी पड़ेगी, वही आपको कश्मीर में रखनी पड़ेगी। ये 2 डबल स्टैंडर्ड आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जम्मू में भी लोगों को प्रॉब्लम है। अगर रश जितना बढ़ेगा, लोगों को ये अप्रीहेंशन है कि जितना भी रश पड़ेगा, लेह में तो पहले भी जाके कोई बाहर वाला परचेज नहीं कर सकता था, ये लैंड चेंज होने के पहले भी।
लेकिन कश्मीर में मैं समझता हूँ एक भी आदमी जाके वहाँ पर परचेज नहीं करेगा। जितना भी अगर लोड पड़ेगा तो जम्मू वालों की एप्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है कि जितना भी रश पड़ेगा जम्मू में पड़ेगा। कश्मीर में हार्डली कोई 1-2% अगर कोई हिम्मत करेगा भी जाएगा तो 1-2% ही जाएगा, सारा रश जम्मू में पड़ेगा। इसलिए जम्मू वालों की एप्रीहेंशन थी और उसी को देखते हुए जम्मू वालों ने ये डिमांड की थी पर लैंड सेल परचेज के ऊपर राइडर लगना चाहिए, जैसे हिमाचल में है और हमारी 5-6 स्टेटों में राइडर लगा हुआ है। ये चीज़ होनी चाहिए। और आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात ये करना आप आए थे, मैं एक वो लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या लोगों को आ रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में लोग ज़मीन बेचते हैं। खुशी खुशी कोई नहीं बेचता, किसी न किसी को कोई इमरजेंसी होती है उसी वक्त वो ज़मीन बेचता है। आज जम्मू में 3 सब रजिस्ट्रार जम्मू में रखे गए हैं। जम्मू खास है, जम्मू नॉर्थ है और जम्मू साउथ है। देखिए, जम्मू खास में जो एरिया आता है वो नगरोटा का है, डंसाल का है, जम्मू वेस्ट है। यहाँ पर लैंड ही नहीं है, यहाँ पर सेल परचेज का काम ही नहीं होता। और जो वहाँ पर जो अफसर लगा है उसके पास हार्डली 4 या 5 रजिस्ट्री रोज़ की 4-5 दिन की डेट मिल जाती है, वहाँ पर रजिस्ट्री का रश ही नहीं है। जम्मू साउथ में और जम्मू नॉर्थ में बहुत ज़्यादा रश पड़ता है। जम्मू नॉर्थ में कोट बुलवाल है, पलोड़ा है, अम्बगरोटा है। इसी तरह सबसे बड़ा जो जुरिस्डिक्शन दी गई है वो जम्मू साउथ वाले को दी गई है। उसके पास 5 तहसीलें दी गई हैं। बहू है, वहाँ पर मंडाल है, साउथ है, बिश्ना है। इसके अलावा वहाँ पर बाबलियाना है, मढ़ है, फलाई मंडाल है, अरनिया, बहुत बड़ा एरिया दे दिया गया है। यहाँ पर जम्मू की सबसे ज़्यादा सेल परचेज अगर होती है तो इन इलाकों में होती है। क्या सरकार पिछले 2 महीने से नहीं देख रही? जब से उसने ऑनलाइन किया है वहाँ पर रश कितना है। इनकी प्रॉब्लम को कौन देखेगा? आप अपने एसी रूम्स में बैठ जाते हो, आप अपने ऑफिस में बैठते हो, लोगों से इनपुट लिया करो, भाई क्या प्रॉब्लम है, अपने अफसर्स को पूछा करो कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं। इन दिक्कतों को दूर कौन करेगा? आज जम्मू साउथ में आपसे समझ चाहूँगी कितनी रजिस्ट्रीज पर डे हो रही हैं? देखिए, 16 का स्लॉट है, रात को 1 बजे खुलता है, ऑनलाइन 1 बजे रजिस्ट्रेशन खुलती है, आप उसको अपलोड करते हो, 16 का स्लॉट मिलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज अगर आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको 5 या 6 अप्रैल की वहाँ डेट मिलती है। मैं समझता हूँ अगर एक शख्स कोई बाहर फॉरेन से आया है, वो जम्मू वो 10 दिन का या 15 दिन का 20 दिन का वीज़ा लेके आया है, जम्मू आकर उसको पता चलता है मैं अगर रजिस्ट्री कराऊंगा मुझे तो 3 महीने लगेगा, उसका 3 महीने का स्टे का खर्चा कौन देगा? कोई कलकत्ता से आया है, कोई जम्मू कश्मीर के लोग बाहर भी जाके रहते हैं, सेटल हुए हैं, किसी को प्रॉब्लम पड़ गई है, कोई बीमार हो गया है, किसी को ज़रूरत पड़ गई है पैसे की, वो इंतजार करेगा क्या? उसको हॉस्पिटल में जो डेट देगा, अगर कोई कैंसर पेशेंट है वो उसको देखेंगे भाई जम्मू में रूल्स ऐसे हमारे 3 महीने वेट कर, भाई क्या उसकी बीमारी उसको इंतजार करने देगी? उसकी क्या मौत इसका इंतजार करेगी? वहाँ पर आप पैसा लेके आओ तो हम करेंगे। इसका वे आउट क्या है सर? इसका वे आउट यही है, इसका वे आउट यही है, जम्मू खास आपका ठीक चल रहा है, वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जम्मू नॉर्थ और जम्मू साउथ में आपको कम से कम 2-2 सब रजिस्ट्रार और रखने चाहिए, जो पेंडेंसी है वो खत्म हो। लोगों की दिक्कतों को समझिए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब जम्मू की जनता ये है, इनमें थोड़ा सा एक्टिविज्म कम है, गुट गुट के अंदर मरते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। तो हम जैसे एक्टिविस्ट को ज़रूरत पड़ती है और वो लोग हमें फ़ोन करते हैं भाई आप बोलिए। और आप जैसे मीडिया हाउसेज हैं जो ऐसी लोगों की दिक्कतों को मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में लाते हैं। तो मैं सरकार से, चीफ सेक्रेटरी साहब से खास करके, हमारे काबरा साहब बैठे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोगों की जनरल प्रॉब्लम है, ये मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, जनरल प्रॉब्लम है। जहाँ अगर 3-3 महीने की डेट मिलती है इसको दूर कीजिए। यूटी लोगों ने इसलिए मांगी थी, 370 इसलिए तोड़ने की कोशिश की थी, जहाँ इंप्रूवमेंट्स होगी, लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी, सहूलतें आएंगी। ये इंस्टेड ऑफ सहूलतें आने के लोग ज़्यादा तबाह बर्बाद हो गए। कोर्ट में जाते थे, एक दिन नहीं है अगर दूसरे दिन रजिस्ट्री होती ही होती थी। आज यहाँ पर अगर आपको 3-3 महीने लगते हैं तो ये यूटी बनने के फ़ायदे हुए या नुकसान हुए? कोई चीज़ बनती है फ़ायदे के लिए बनती है, नुकसान के लिए नहीं बनती। तो जहाँ पहले 2 दिन लगते थे, ये होना चाहिए था भाई 2 घंटे में ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। आज ऐसा क्या हो गया? जो एक रजिस्ट्री 1 दिन में होती थी, आज वो 3-3 महीने डेट मिलती है उसको। ये भी सुनने में आ रहा है कि स्लॉट बुकिंग के लिए भी पैसा चलता है। ये मतलब जो लोग रजिस्ट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनका ये कहना है, और एडवोकेट्स तक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्लॉट्स पहले से ही बुक कर लिए जाते हैं, उसके बाद आपको खरीदना पड़ता है कि आप 50,000 दें, आपको वो स्लॉट मिल जाएगा, जल्दी का स्लॉट मिल जाएगा। क्या आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंची? देखिए, जब मेरे पास लोगों ने ऐसी कंप्लेंट दी तो मैंने फिर कंसर्न अफसर्स के साथ बात की, क्योंकि दोनों का वर्जन लेके फिर आदमी के पब्लिक डोमेन में बात आता है। सिर्फ एलिगेशन लगाना ही काम नहीं होता जब तक आपके पास उसका पूरा प्रूफ ना हो। तो मैंने जब अफसर से भी बात की तो हमें ये चीज़ें पता चली कि कुछ एडवोकेट्स ने भी ऐसा किया है कि उन्होंने राजेंद्र कुमार की रजिस्ट्री बुक कर ली, किसी की फारगती का नाम बुक कर लिया, किसी की रेंट डीड का बुक कर दिया। जब बाद में रजिस्ट्री की बारी आती है वहाँ डॉक्यूमेंट्स दूसरे, भाई सर ये नाम में गलती हो गई थी, नाम हमने ये किया। फिर वो कहते हैं भाई ये एडवोकेट्स कुछ वकील, सारे वकील नहीं, बड़े अच्छे जेंटल सीनियर, बड़े अच्छे सिंसियर हैं, कुछ एक लोगों ने ऐसा किया, पेशे को बदनाम करने की कोशिश की, 2-2, 3-3, 4-4 स्लॉट बुक कर लिए, बाद में दूसरी रजिस्ट्री पेश कर दी, सर ये गलत हो गया था, ये रजिस्ट्री नहीं, ये वाली रजिस्ट्री है। वो चीज़ें वहाँ हुई। मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए अगर ऐसा है तो अपने सब रजिस्ट्रार को बोले, उसकी सिक्योरिटी करे।
और सबको एक एक बार बुला ले, भाई ये आपने रजिस्ट्री किया, क्या यही रजिस्ट्री आपकी है, इसमें कोई रजिस्ट्री में चेंज तो नहीं है। अगर सेल डीड है तो सेल डीड ही होगी, अगर रेंट डीड है तो रेंट डीड ही होगी, इसमें कोई बाद में चेंज नहीं हम करेंगे। रेंट डीड की सेल डीड नहीं करेंगे, सेल डीड की जगह रेंट डीड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने पार्टनरशिप डीड लगाई, तो ये चीज़ें की। इसमें एक चीज़ मैं पलवी जी आपसे और कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, हर जगह प्रोविज़न रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, और एक मिसलिनियस। सर मिसलिनियस में मैं आपसे बात करूँगा, शेयर करूँगा। मिसलिनियस में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मिसलिनियस में किसी ने फारगती दे रही है, किसी के बच्चे ने घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, पेरेंट्स कहते हैं हमने इसको फारगती देनी है, इमरजेंसी हमें फारगती देनी है, वो 4 महीने इंतजार करेगा। किसी ने रेंट डीड करवानी है, बाहर से कोई पार्टी आई है, एमएनसी आई है, मल्टीनेशनल कंपनी आई है, वो अपना घर या मकान या अपना कोई दफ्तर रेंट पे देना चाहता है, उसको भी आप 3 महीने इंतजार करेगा। कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसके 3 महीने इंतजार नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें कुछ मिसलिनियस, एक उसके लिए सब रजिस्ट्रार अलग रखना चाहिए, जो सिर्फ मिसलिनियस चीज़ें देखे। रेंट जो एग्रीमेंट टू सेल के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें वो देखे। डिसोल्यूशन डीड होती है, पार्टीशन डीड होती है, रेंट डीड होती है, फारगती होती है, विल होती है। अच्छा, खास करके विल, कई बुजुर्ग घर में बीमार पड़े हैं, तो अब उसकी किसी को नहीं पता कि इसकी कितने ज़िंदगी कितने दिन बचे हैं। वो चाहता भाई आज ही इंतज़ार बनाओ, फैसला करो, तो मैं आज ही अपनी विल करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का अब समय आ गया, कोई पता नहीं मैं कितने दिन निकालूँ, लेकिन मैं विल करना चाहता हूँ। क्या वो 3 महीने इंतज़ार करेगा? वो विल के लिए कहीं के पास प्रोविजन होना चाहिए। मिसलिनियस के लिए एक सब रजिस्ट्रार ज़रूर होना चाहिए, जहाँ इमरजेंसी बेसिस पे हो, और इमरजेंसी भी वो नहीं जो वकील क्रिएट करे, इमरजेंसी वो नहीं या सब रजिस्टर क्रिएट करे। इमरजेंसी मेडिकल, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई उसका सर्टिफिकेट साथ लगा सकता है, उसे इमरजेंसी कहते हैं। अगर कोई फॉरेन से आया, वीज़ा लेके आया 10 दिन का 15 दिन का, वो इमरजेंसी है, उसको ट्रीट करो इमरजेंसी। और ये जो मिसलिनियस सब रजिस्ट्रार एक ज़रूर बैठाइएगा। मेरे ड्यू रिगार्ड्स हाथ जोड़ के सबमिशन आपके साथ कबरा साहब के पास और चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को आ रही है। इन चीज़ों को देखते हुए जम्मू साउथ और जम्मू खास में 2-2 सब रजिस्टर बैठाइए, और मिसलिनियस की आइटम के लिए एक अलग सब रजिस्टर रखिए, ताकि लोगों की ये प्रॉब्लम्स दूर हों। लोगों को ये ना लगे कि हमने स्टेट भी गई, जितने सुख थे हमारे सारे चले गए, अब जितनी परेशानियां लोगों को जम्मू वालों के पास परेशानी ही परेशानी होगी। परविंदर जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि डॉक्यूमेंट्स की जब मैं बात करूं तो लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? क्योंकि डोमिसाइल का जहां तक ताल्लुक है, डोमिसाइल जॉब्स के लिए है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको एडमिशन लेनी है उसके लिए है, उसका ज़मीन से तो कोई ताल्लुक है नहीं। अब डोमिसाइल क्या मांगा जा रहा है? और उसके अलावा शुरुआत में ये भी सुनने में आ रहा था कि स्टेट सब्जेक्ट अभी भी मांगा जा रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 के बाद तो स्टेट सब्जेक्ट मांगने का भी कोई तुक बनती नहीं थी, क्योंकि 31 अक्टूबर 2020 तक तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट के तहत जो है वो स्टेट सब्जेक्ट मांग सकते थे, अब तो वो भी खत्म हो चुका है। तो इस समय कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? देखिए, आज भी जब आप रजिस्ट्री करने कोर्ट के लिए जाओ तो उसके लिए मैंडेटरी है। बेशक मैं कहता हूँ रूल्स में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्बल इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई है, क्योंकि वो देखते हैं कि लोगों का प्रेशर था। लोग नहीं, जम्मू वाले चाहते कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर ज़मीन परचेज करें। बाकी अगर किसी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ करना, उसके लिए लीज पे आगे भी उसको जगह मिलती थी। परचेज करने के लिए लोगों को ऑब्जेक्शन थी। मैं समझता हूँ शायद उसी के लिए होम मिनिस्टर को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को कोई वर्बल डायरेक्शन हो, भाई अभी फिलहाल इसको पेंडिंग रखिए, आप जो आपके पास पीआरसी है, पीआरसी होल्डर है, उसी को लैंड परचेज करने का, यहाँ के सेल करने का हक है, परचेज करने का, दूसरे को नहीं है। आज भी आप कहेंगे कि इस टाइम पर जितनी फाइल्स जो है वो रजिस्ट्रार के जब उनके दफ्तर में पड़ी हुई हैं, अगर कोई भी ऑफिशियल जाके चेक करता है तो उसमें सभी में आपको स्टेट सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उसमें स्टेट से जितनी भी रजिस्ट्री पीछे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने करवाई, वकीलों से, एडवोकेट से करवाई है, वो उसके साथ पीआरसी लगा हुआ है। बेशक वो कहते हैं एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि सरकार भी डबल माइंडेड है, क्योंकि प्रेशर ये है भाई ये इसको लगाना मैंडेटरी किया जाए। अभी तक जब तक रूल्स नहीं निकले तो वर्बल डायरेक्शन के ऊपर वो पीआरसी लिया जाता है, और पीआरसी के बिना अभी भी कोई रजिस्ट्री सेल डीड रजिस्टर नहीं की जाती। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, क्योंकि अब नए साल में जो है रेट्स की भी शिफ्टिंग हुई है, तो जिन्होंने 3 महीने पहले की डेट ली हुई थी, जिनकी अपॉइंटमेंट बाद में हुई, क्या उनसे नए रेट के तहत जो है रजिस्ट्री करवाने को कहा जा रहा है? देखिए पल्लवी जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो शख्स आज से 3 महीने पहले इनके पास गया, जिसने ऑनलाइन अपलोड किया, जो उस वक्त के एज एन डेट जो रेट्स थे एप्लीकेबल थे, उसी हिसाब से उसने उसके साथ स्टैंप ड्यूटी लगाई, उस हिसाब से उसको अपलोड कर दिया। अगर उसकी रजिस्ट्री उस डेट को हो जाती तो उसको ये नए रेट्स नहीं, उसके कोई लेना देना नहीं है। उसकी अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, उसमें कसूर किसका है? वो किसके पार्ट पे है? वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्री नहीं कर पाई, वो टाइम पे गया, उसने कहा मुझे रजिस्ट्री करनी है, आपने कहा अपलोड कर दो, अपलोड करके आपने उसको डेट दे दी 3 महीने की। उसके बाद आज 1 जनवरी के बाद उस नए रेट्स लगे हैं, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ जिन लोगों की रजिस्ट्री 31 दिसंबर से पहले जमा हुई है, वहाँ पर उनके ऊपर पुराने रेट्स ही एप्लीकेबल होने चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। वो टाइम पे आपके पास आए। अगर यही रूल्स कोर्ट में होते, यही रजिस्ट्री कोर्ट में होती, उनकी रजिस्ट्री पुराने रेट पे हो गई होती।
उनका कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों को एग्जम्पशन देनी चाहिए जिन लोगों ने 31 दिसंबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं ऑनलाइन, जिनको आपने स्लॉट दे दिया है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर अगर है सरकार का है, जैसे आपने पहले भी कहा, ऑनलाइन करने का पर्पज़ ये था कि ऑनलाइन अगर पेमेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं एक विद इन फ्यू सेकंड्स करते हैं। अपना फास्टैग बनाया कंजेशन को कम करने के लिए टोल प्लाजा पे, उसका ये था उसकी कंजेशन कम होगी, और वाकई वो हुई। इसका भी पर्पज़ यही था ऑनलाइन करने का कि लोगों को रजिस्ट्री करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसा करप्शन दूर हो जाएगी, करप्शन नहीं होगी। तो ये इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग द थिंग्स यू मेड इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पीपल्स। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि लैंड रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है या उसके अलावा विल डीड है आपकी, रेंट डीड है आपकी, उसकी भी रजिस्ट्रेशन पहले, क्योंकि पहले जजेस करते थे, अब जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास एक सारा काम आ चुका है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, पहली प्रॉब्लम स्लॉट बुकिंग में कि स्लॉट नहीं मिल पा रहा, 3-3 महीने के बाद की डेट पड़ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये लैंड रजिस्ट्रेशन में आज के टाइम में भी स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। तो ये किसी ऑफिशियल को चेक करना चाहिए कि पुरानी फाइल्स आप खोलें जिनकी भी रजिस्ट्री 31 अक्टूबर 2020 के बाद हुई है, अगर उनमें स्टेट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है तो सवाल पूछना तो बनता है कि किस कानून के तहत स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑनलाइन सिस्टम करने का मकसद ये था कि लोगों का काम आसान होता, ये नहीं कि लोगों को फिर से दरबदर होना पड़ता, 3-3 महीने का इंतजार करना पड़ता एक छोटे से डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करवाने के लिए।